Guys, good morning to all of you. This is Mike Raj here and now we are going to get discuss about the rainbow. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो देखिएगा कि इंद्रधनुष क्या है कि ये वर्षा के बाद वर्षा की बूंदों द्वारा किसी प्रकाश की किरण का होने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंद्रधनुष क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, ध्यान दीजिएगा। और वर्षा के बाद, और ये जो है अपवर्तन, परिक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सम्मिलित रूप होता है। यानी अपवर्तन, परिक्षेप और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा परिक्षेपण का सम्मिलित रूप होता है। तो क्या है, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमेशा वर्षा के बाद और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, अर्थात वर्षा की बूंदों द्वारा प्रकाश की किरण का एक होने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और यह अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा परिक्षेपण का सम्मिलित रूप होता है। तो देखते हैं कि कैसे होता है ये, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वर्षा की बूंद में, ये वर्षा की बूंद या द्रव की बूंद है, पर आपतित होती है, ये प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण। तो ये क्या है, इसमें अपवर्तित हुई और एक बार आंतरिक परावर्तित होने के बाद ऐसे निर्गत हो जाती है, ठीक है ना। या यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं ऐसे। तो ये है प्राथमिक इंद्रधनुष, इसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष दो तरह से होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। यानी वर्षा की बूंद, यानी द्रव की बूंद के अंदर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष है, और एक से ज्यादा बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो वो द्वितीयक इंद्रधनुष होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये है प्राथमिक इंद्रधनुष। तो जब इंद्रधनुष क्या है, यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो हमेशा वर्षा के बाद और सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, तथा यह अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण का सम्मिलित रूप है। यह दो प्रकार का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरण एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में एक से ज्यादा बार बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हमने ये किरण आरेख जो है प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए दिखाया है कि ये कोई प्रकाश की किरण है, द्रव या वर्षा की बूंद में ऐसे आपतित हुई, अपवर्तित हुई और इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने के बाद परिक्षेपित हुई, अर्थात निकल गई। तो ध्यान दीजिएगा कि ये इनका जो क्रम होगा वो VR और वॉयलेट और रेड होगा, इस तरीके से। यानी बैंगनी का जो कोण बनता है बैंगनी रंग के लिए वो होता है 40 डिग्री, और लाल रंग के लिए जो बनता है वो होता है 42 डिग्री, इस तरीके से होता है। और अगर आप यहाँ पर द्वितीयक इंद्रधनुष को दर्शाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण, और ये यहाँ पर ऐसे अपवर्तित हुई, फिर अपवर्त, यहाँ पर देखिएगा आंतरिक परावर्तन ये कितनी बार हो रहा है, कई बार हो रहा है, और फिर ये ऐसे निर्गत होती है। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, ये देख रहे हैं, ये एक से ज्यादा बार बूंद के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति को दर्शा रही है।
तो ये होगी। और यहाँ पर बैंगनी रंग के लिए जो कोण बनता है, बैंगनी के लिए वो 53 डिग्री होता है और लाल के लिए वो 50 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये वायलेट और रेड ऐसे होंगे, यानी रंगों का क्रम भी प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में एक दूसरे के उल्टा होता है और ये इनके द्वारा बनने वाले कोण हैं। तो इस तरीके से ये इंद्रधनुष से प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष को दर्शाया जा सकता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम इसी में डिस्कस करते हैं कि प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन क्या होता है, रैले के अनुसार, यानी रैले ने अपना नियम दिया जिसमें बताया कि प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है, प्रकीर्णन की मात्रा, उसमें प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, ये रैले ने बताया, अर्थात जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। और हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, अर्थात लगभग नीले रंग से दुगना होती है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। वैसे देखें तो बैंगनी रंग का होगा, लेकिन बैंगनी रंग के लिए हमारी आंखें संवेदी नहीं होती, सेंसिटिव नहीं होती, तो इसलिए नीले रंग को बताया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रकीर्णन में रैले के नियम के अनुसार प्रकीर्णन की मात्रा प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य या फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और बैंगनी रंग का जो फोकस दूरी या तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। किंतु बैंगनी रंग के लिए हमारी आंखें संवेदी नहीं होती, इसलिए नीले रंग के लिए बताया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो यही कारण है कि देखिएगा, आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला होता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में नीला प्रकाश, देखिएगा लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो नीले से बहुत अधिक होती है, यानी लैम्डा आर इज इक्वल टू 1.8 लैम्डा बी। अतः जो लाल रंग है प्रकीर्णन का, प्रकीर्णन जो रेड का है वो लेस देन होगा प्रकीर्णन किससे, नीले रंग से, ब्लू से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रकाश वायुमंडल में कौन सा प्रकीर्णित होता है, नीला। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैले के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि प्रकीर्णन की मात्रा तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए नीला प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और लाल का सबसे कम। और सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रकाश वायुमंडल में प्रकीर्णित होगा वही दिखाई देगा, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जबकि पृथ्वी से अगर हम ऊपर किसी वायुयान में से देख रहे हैं आकाश को तो हमें नीला नहीं, जबकि वो काला नजर आएगा। ठीक है ना, तो ये है आकाश का नीला दिखाई देना। ठीक है, अब इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करते हैं कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। ठीक है ना, तो देखिएगा सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, तो ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पर क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य यहाँ पर होगा, देखिएगा ये क्षितिज अवस्था पृथ्वी की, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये माध्य स्थिति ले ली गई, तो ये दूरी जो है ये इस दूरी से कम होती है। ध्यान दीजिए XA लेस देन XB होता है, तो ये भी समझ सकते हैं कि क्षैतिज अवस्था में जब सूर्य होगा यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
तो इस प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी अपेक्षाकृत दोपहर के समय की तुलना में, ठीक है। तो ये दूरी जो है इस दूरी की तुलना में, ऊर्ध्व दूरी की तुलना में ज्यादा है, अर्थात क्षैतिज अवस्था में प्रकाश को चलने में, पृथ्वी तक आने में ऊर्ध्वाधर यानी दोपहर की तुलना में से ज्यादा समय लगता है, ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो अब आइए हम देखते हैं सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। तो सूर्य का सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखना ऐसा क्यों होता है? तो देखिएगा, सूर्योदय या सूर्यास्त का अर्थ होता है पृथ्वी के क्षितिज में, क्षितिज को जस्ट ठीक पार करना। ठीक पार करके ऊपर आ गया सूर्योदय हो गया, ठीक पार करके नीचे आ गया सूर्यास्त हो गया, ठीक है ना। तो सूर्योदय या सूर्यास्त का अर्थ है पृथ्वी के क्षितिज को ठीक पार करना। और जब हम जानते हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा और लाल रंग का सबसे कम होता है। तो जिस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, जैसे नीले रंग का प्रकीर्णन तो वायुमंडल में सबसे पहले हो गया, तो इस सूर्य के आसपास जो रंग बचा वो लाल रंग बचा, अर्थात लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे देर में होने के कारण सूर्य के आसपास लाल रंग ही बचता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ देखते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल में धुआं, धूल, वायु के कण तथा द्रव की बूंदें, इनसे मिलकर के ये वायुमंडल बना होता है, ठीक है ना। तो इस वायुमंडल में जब कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो उनका एक मार्ग दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरने पर की प्रक्रिया को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और ऐसा हमने कई बार देखा है कि जैसे किसी खिड़की से कोई प्रकाश आ रहा होता है कमरे में, तो हमें बहुत सारे धूल इत्यादि के कण चलते हुए नजर आ जाते हैं, ठीक है। और किसी जंगल में जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो बहुत सारा प्रकाश इस तरीके से ऐसे निकलता हुआ दिखाई देता है, इस तरीके से, और यहाँ पर प्रकाश का एक पथ टाइप का दिखने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण इस वायुमंडल अर्थात धूल, धुआं, धूल के कण, वायु के कण और द्रव की बूंदों से बने हुए माध्यम से गुजरती है, अर्थात कोलाइडी माध्यम से गुजरती है, तो एक प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है, अर्थात प्रकाश की किरणों का कोलाइडी माध्यम से गुजरकर एक पथ का निर्माण करने की क्रिया ही टिंडल प्रभाव कहलाती है।